तो हाँ वही है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सबसे पहले इंडेक्स को लेके ही थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर रख लो। लाइक अगर सपोज करो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं, उम्मीद करता हूँ याद होगा, वो तीनों के तीनों चैप्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही है, हिस्टोरिकली। सबसे पहला चैप्टर आपके अंग्रेजों के ज़माने का, देन उसके बाद में 1950 से लेकर जब से हमने प्लानिंग करनी शुरू की थी 1990 तक का, और थर्ड चैप्टर आपके 1991 में जो हम रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, आपको जब कहीं भी पढ़ाई करनी है घर पर बैठकर आप याद करो, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स याद करोगे, तो कहीं भी इन्हें इंडिविजुअली ना करके साथ में ही पढ़ाई करें जरूर। देन उसके बाद में कुछ एक करंट चैलेंजेस वाले चैप्टर हैं हमारे, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के अंदर स्किल क्रिएट करना एक सरकार के सामने चैलेंज है। देन उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट। देन इसके बाद में कुछ एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट जैसे चैप्टर। तो एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, जिनको ऑब्वियसली इंडिविजुअली ही पढ़ना है, एक एक करके ही पढ़ना है। एंड देन सबसे आखिरी का एक चैप्टर आ जाता है आपका, जहां आपस की नेबरिंग कंट्री यानी कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बारे में आप लोग पढ़ते हो। चलो खैर, तो पढ़ा उम्मीद करूंगा इंडियन इकोनॉमी सभी नहीं है, ठीक है जी। इस साथ के साथ सबका सब देखते रहिएगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर, जहां हम इंडियन इकोनॉमी के बेसिक अंग्रेजों के जमाने की बातें करते हैं, वहां से लेकर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सारे के सारे चैप्टर का एक अपरेंट ओवरव्यू ले लेते हैं, जहां सभी चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी बातें स्पेशली करेंगे हम लोग, और अपेरेंटली सभी के सभी चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से कवर करके चलेंगे। जहां उम्मीद करता हूं जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर है वो याद है आप लोगों को, कौन से जमाने का है, अंग्रेजों के जमाने का। जहां सेक्टर वाइज आप बातें पढ़ते हो, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जहां एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऑब्वियसली उस दौरान हमारे हालात खस्ता थे, खराब थे, और उसके कारण क्या क्या हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आमतौर पर यही आता है कि ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद होने के कगार पर था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टैग्नेशन थी। स्टैग्नेशन का मतलब वेरी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ थी। तो उसके क्या क्या कारण थे, ऑब्वियसली सबसे पहले चैप्टर के अंदर, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल या फॉरेन ट्रेड सेक्टर, हमारी हालात सब में बेकार थे, और उसके क्या क्या कारण रहे थे, मेनली आपको यही पढ़ना होता है। जहां सबसे पहला कारण लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कुछ और नहीं बल्कि आपका जमींदारी सिस्टम था। और इन शॉर्ट मेरे ख्याल से इसके बारे में ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का यही वो चैप्टर है जिसको सबसे ज्यादा बार आप लोगों ने पढ़ा है, पहले यूटी में, फिर मिड टर्म में, फिर बाद में प्री बोर्ड के अंदर। पहला चैप्टर तो सभी ने पढ़ा हुआ है। तो जमींदारी सिस्टम, जिसका आपको अलग से भी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है कि पेपर में इंडिविजुअली सिर्फ यही पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है या जमींदारी सिस्टम क्या होता है। जहां है तो काफी ज्यादा आसान कि अंग्रेजों ने कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया था एज ए जमींदार के तौर पर, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप फार्मर लोगों से टैक्स यानी लगान कलेक्ट करोगे, और अगर आप लगान कलेक्ट नहीं कर पाए तो आपसे सारे जमींदार के राइट्स छीन लिए जाएंगे। और जहां हम बातें बोलते हैं ये वाली कि जो जमींदार थे या ब्रिटिशर थे, उनका उद्देश्य होना चाहिए था कि वो फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। और यही सबसे ज्यादा मेन कारण बनता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा उस दौरान काफी ज्यादा डामाडोल था। देन इसके बाद में एक सेकंड पॉइंट आता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये एक अच्छा वर्ड है या बुरा वर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा वर्ड है। आज की डेट में भी अगर सपोज करो मैं बात करूं, क्या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने की कोशिश करती है या नहीं, तो बेशक करती है। होता क्या है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो पहले के जमाने में, ऑब्वियसली ये पहले जमाने का चैप्टर है, पहले के जमाने में ज्यादातर जितने भी इंडियन फार्मर्स और पूरी दुनिया में फार्मर्स थे, उन लोगों की फार्मिंग करने का जो मेनली तरीका रहता था वो था सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ उगाएंगे और सिर्फ उतना उगाएंगे जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए काफी हो। एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को भी एक बिजनेस बनाया जाना, ऐसा कोई आमतौर पर नहीं सोचता था। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उतना ही वो जो कि था प्रोडक्शन करते थे, फसलों को उगाते थे जितना उनके खुद के लिए काफी हो। लेकिन बाद में चलकर वक्त के साथ में जरूरत महसूस हुई, जैसे आज के वक्त में भी सरकार कोशिश करती है कि रिमोट रूरल एरियाज के अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाए कि एग्रीकल्चर सिर्फ आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, बल्कि ज्यादा फसलें उगाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना ज्यादा आ जाए कि आपके पास मार्केटेबल सरप्लस हो। मार्केटेबल सरप्लस मतलब जिसको आप मार्केट में सेल आउट भी कर सको, यानी इन शॉर्ट अपने एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाने की कोशिश करना, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करना। कमर्शियलाइज करना मतलब बिजनेस में कन्वर्ट करना, जिससे कि आप एडिशनल लाइवलीहुड अर्न करके एडिशनल जो भी आपके काम काज हैं उनको आप आसानी से कर सकें। तो ये वर्ड तो अच्छा है, ये इस वर्ड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की, तो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था किसने? अंग्रेजों ने। और उन्होंने तो जो भी किया था
वो बेकार ही किया था। तो उन्होंने इस सिस्टम को, जो सिस्टम तो अच्छा था लेकिन उसको गलत तरीके से, खराब तरीके से इंप्लीमेंट किया। मैक्सिमम जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर फूड क्रॉप्स उगाने वाले फार्मर्स थे, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जिससे कि वो शिफ्ट हो जाएं कैश क्रॉप की तरफ। उम्मीद करूंगा ये वर्ड तो ज्यादातर सभी को ही याद होगा कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर अंग्रेज लोगों ने इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी शुरू की जिससे कि मैक्सिमम फार्मर्स फूड क्रॉप, खाने पीने की चीजें उगाने के बजाय कैश क्रॉप यानी कि ऐसी चीजें जो इंडस्ट्रीज में काम आए वो उगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखी जाए। तो ये अंग्रेजों ने इस तरह से पॉलिसीज बनाई। हालांकि उनका हिडन मोटिव यही था कि जिससे कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए जो फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो वहां पर उन्हें सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल मिल जाए। तो बेसिकली टर्म तो अच्छी है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन अंग्रेजों ने इसे गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जिससे कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। देन इसके अलावा अगली बात, उस दौरान हमारी एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल जो थे वो काफी ज्यादा कम थे। और उसका मेन कारण क्या था? इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे। जो कुछ बातें हम बोल रहे थे जमींदारी सिस्टम के अंदर भी कि अंग्रेजों का दायित्व बनता था, उनका उद्देश्य होना चाहिए था कि भाई वो अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फार्मर्स से तो उनके हित के लिए कुछ काम भी करें, सस्ते दामों पर बीज सीड्स प्रोवाइड कराएं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें, कुछ इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की कमी थी जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल काफी डाउन रहते थे। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के ऊपर जितना फसल उग सकती थी उसके मुकाबले बहुत कम फसल उगा करती थी क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में काम किया जाता था। तो नुकसान ही नुकसान। तो कुल मिला के एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन क्यों थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, थोड़े थोड़े से एक्सप्लेन करने होते हैं। जहां घर पर जाकर अगर किसी मैं टर्म को कहूं जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो वो शुरुआत की 2 टर्म है, जिसमें से पहली टर्म सबसे ज्यादा मेन है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर का कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा सा याद कर लें। यहां के अंदर का कंटेंट याद ना भी करें, अंडरस्टैंड कर लें तो उतना अपने आप में काफी होगा। देन उसके बाद आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री किस बात को रिफ्लेक्ट करता है? तो इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट करता है आपके कंट्री के अंदर जो बिजनेस फर्म्स हैं, कंपनीज हैं। तो उस दौरान तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस इंडस्ट्री, इस तरह की चीजें तो बहुत कम थी, बहुत कम थी। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर का काम करते थे। कुछ और लोग भी थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर थे, यानी हाथों से बनाई जाने वाली मैनुअल चीजें। क्या आज की डेट में भी हैंडीक्राफ्ट यानी कि ऐसी चीजें जो हाथों से बनाई जाती हैं उनकी वैल्यू कम है या ज्यादा है? तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, मशीन मेड गुड की वैल्यूएशन कम होती है, जबकि हाथों से बनाई जाने वाले, चाहे वो कपड़े हों या मूर्तियां हों या कोई एंटीक हों, तो बेसिकली उन चीजों की वैल्यू काफी ज्यादा रहती है। उस दौरान भी हमारी जो कंट्री थी जानी जाती थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन अंग्रेजों ने जो किया सब अपोज में ही किया। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए इस तरह से पॉलिसीज बनाई जिससे कि उसमें काफी ज्यादा हैवी डेक्लाइन देखा गया, जिस चीज को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसका मतलब है इंडस्ट्री को ग्रो करना, एक वर्ड है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री का डेक्लाइन हो जाना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री का डेक्लाइन होना। और कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी मेन इंडस्ट्री हुआ करती थी उस जमाने में। आज के वक्त में तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्री इमर्ज हो चुकी हैं, लेकिन उस जमाने में तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। और इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डेक्लाइन हो जाने से काफी सारे दूसरे एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिले, जिससे कि मास लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगी। क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेक्लाइन हुई तो वहां पर जो काम कर रहे थे लोग, वो बाद में क्या करेंगे? उनके पास काम करने के लिए नहीं था। ऊपर से वो लोग भी फिर ना चाहते हुए भी एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए, जिससे कि एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें देखी जाने लगी। इसके अलावा एक इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्या होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाए, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाए। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा है कैपिटल गुड क्या होते हैं? मशीन होती है कैपिटल गुड। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाए, उस दौरान तो हमारी इकोनॉमी के अंदर मशीन्स की कमी थी। मशीन बनाने वाली कंपनीज तो ऑब्वियसली ना के बराबर थी, और ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस दौरान हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लैक था, कमी थी किसकी? कैपिटल गुड इंडस्ट्री की, यानी ऐसी कंपनीज, ऐसे कारखाने जो मशीन बनाते हो, नहीं थी, ना के बराबर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्योंकि इतना ज्यादा वीक था तो उसका ओवरऑल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी ना के बराबर था। जीडीपी के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस चीज का होगा? प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि मेनली लोग वही काम किया करते थे। तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो काफी ज्यादा लो कंट्रीब्यूशन था। जो पब्लिक सेक्टर था, अब आज की डेट में तो प्राइवेट सेक्टर तो जहां कोई सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, पब्लिक सेक्टर मतलब आज के वक्त में जहां सरकार की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब उस दौरान तो पब्लिक सेक्टर के नाम पर कौन थे? ब्रिटिशर्स और हमारे यहाँ के राजा महाराजा भी तो थे। तो क्या वो लोग बहुत ज्यादा कंट्री की ग्रोथ,
इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया करते थे? तो जवाब है ना, पूरी तरीके से ना। तो ये जो पब्लिक सेक्टर था इसका काफी लिमिटेड रोल था इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के अंदर, ना के बराबर काम किया करते थे। राजा महाराजा तो निकम्मे हो गए थे अंग्रेजों के आने के बाद में, बैठे बिठाए बस हम तो राजा जी हैं, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैठे बिठाए कर आ रहा है यानी कि टैक्स आ रहा है लगान की फॉर्म में, तो उन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही क्या थी। तो मैक्सिमम जो राजा महाराजा थे जो कि आपके पब्लिक सेक्टर का हिस्सा थे, तो उनका काफी लिमिटेड रोल रह गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। ये भी कारण रहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया। देन इसके बाद जैसा कि हमने कहा इस चैप्टर को आप 3 हिस्सों में पढ़ते हो इनिशियली, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसके बाद फॉरेन ट्रेड सेक्टर, जिसके अंदर हम बातें करते हैं किस चीज की, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। जहां आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वही बहुत मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इवन खाली इसी ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि उस दौरान हम क्या बन गए थे। जैसे आज की डेट में तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस दौरान हम मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करते थे, बल्कि फिनिश गुड्स जिनकी हमें नीड थी वो हमारे पास थे ही नहीं। और क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे यहां पर मशीन्स नहीं थी, कारखाने नहीं थे। मशीन और कारखाने क्या करते हैं? ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली उस दौरान हमारी इकोनॉमी के अंदर क्योंकि मशीन्स और कारखाने बहुत कम थे, तो प्रोसेसिंग करने वाली कंपनीज थी ही नहीं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बना पाए। आसान भाषा में यानी कि एग्जांपल के तौर पर यह भी समझ सकते हैं कि कॉटन उगाने वाले फार्मर तो बहुत थे, कॉटन तो बहुत थी, बट उसकी मदद से कपड़े बनाए जा सकें ऐसे कारखाने थे ही नहीं। तो बेसिकली कॉटन उगाने वाले लोग बहुत थे, लेकिन कपड़ा था ही नहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते लोगों के पास, बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे। और कहां से इंपोर्ट किए जाते थे? तो ब्रिटिशर से ही इंपोर्ट किए जाते थे मेनली। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्टर बन गए थे, बन नहीं गए थे, मजबूरी थी, बनना पड़ा था ही नहीं हमारे पास में फिनिश गुड्स। अब यहां एग्जांपल के लिए मैंने कपड़ा लिया है, लेकिन कोई और भी जो चीजें होती हैं जो फिनिश गुड्स होती हैं, फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? जो रेडी टू यूज हो। तो रेडी टू यूज वाली कमोडिटीज हमारे पास में थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और अंग्रेजों से ही करते थे, उन्हीं का तो कंट्रोल था, तो उनका फायदा होता था बहुत ज्यादा। तो एक्सपोर्टर बन गए थे हम प्राइमरी प्रोडक्ट के यानी कि रॉ मटेरियल के, और इंपोर्ट करते थे हम बनी बनाई वस्तुओं को। इसके अलावा हमारे एंटायर फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था किन का? ब्रिटिशर्स का। थोड़ा बहुत ट्रेड और दूसरी कंट्रीज के अंदर साथ भी हुआ करता था, लाइक श्रीलंका, जिस जमाने में उसे सेलोन कहा करते थे, तो उस कंट्रीज के साथ में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन लगभग 75%, बहुत मेजर परसेंटेज है। तो उससे भी ऊपर का जो भी सारा का सारा ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के साथ ही हमारा हुआ करता था। थर्ड पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्या था ये? आओ बताएं। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहली बात, ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब बर्बादी यानी वेस्ट करना, वेस्टेज करना। किस चीज की? इंडियन वेल्थ की। जो भारतीय संपत्ति आती थी, एक्सपोर्ट करने हैं तो पैसा आता है ना, तो एक्सपोर्ट करने से जितनी भी वेल्थ जनरेट होती थी, पैसा जनरेट होता था, वो सारा पैसा मेनली बर्बाद हो जाया करता था, वेस्ट हो जाया करता था। कहां वेस्ट हो जाता था? ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी हमारी कंट्री के जो अंदर हैं वो इस तरीके से तो नहीं आए थे कि हाँ लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशर्स जीत गए तो उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो जवाब है ना, वो तो हमारे यहां पर आए थे कैसे? कॉलोनी वाली सिस्टम से, कॉलोनिज्म सिस्टम से। जहां कॉलोनिज्म सिस्टम क्या होता है कि एक बड़ी सी कंट्री, एक डेवलप्ड इकोनॉमी किसी छोटी कंट्री के ऊपर रूल करती है ये बोलकर कि हम तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस लायक ही नहीं हो कि आप खुद को कंट्रोल कर सको। इंडिया ऑब्वियसली पहले बहुत बड़ी कंट्री थी, अभी भी स्टिल बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री थी, क्योंकि तब तो पाकिस्तान भी इसी में था और तब तो कुछ और छोटी मोटी कंट्रीज भी हमारा हिस्सा हुआ करती थी। तो आप इस लायक ही नहीं हो कि आप खुद को कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी है, वो मैनेजरियल सिस्टम है कि हम आपको कंट्रोल करेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो तो हम आए हैं आपको सिखाने कैसे आप रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, कि ये था कॉलोनी वाला सिस्टम, लेकिन उन लोगों ने तो आगे क्या किया? हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर कर हमें कम फायदा पहुंचाकर खुद को बना लिया अमीर और लूट के ले गए सब कुछ, ऐसे करके बातें हैं। तो उन लोगों ने जितना भी पैसा आया वो सारा का सारा वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारी यहां पर डेवलपमेंट करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने काफी सारे एडमिन ऑफिस खोले हुए हैं, आपके यहां पर एडमिन ऑफिस खोले हुए हैं, पूरा का पूरा कोर्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पुलिस वाला सिस्टम बनाया हुआ है, इन सभी के लिए पैसा लगता है। तो ये पैसा हम ऑब्वियसली आप ही के पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ उन लोगों के काफी सारे वॉर वगैरह चल रहे होते थे, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 भी उस दौरान हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी उस दौरान हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि इतना सारा पैसा खर्च हो चुका था वो भी हमारा, तो बाद में तो उन्हें जाना ही था, क्योंकि एक्सप्लॉइट करते हैं लेकिन किसी भी इंसान को एक हद तक ही, तो बाद में उन्हें जाना ही पड़ा था। टेक्निकली आजादी हमें मिली नहीं है, वो तो मिलनी ही थी। कभी रिसर्च करना इस चीज के ऊपर तो पता लगेगा काफी सारी बातें। खैर,
इसके अलावा काफी सारी टेक्नोलॉजी जो अंग्रेजों के पास में थी, जो कभी भी उन लोगों ने हमारे साथ में शेयर नहीं की, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए हमारे ही इंडियन वेल्थ का इस्तेमाल किया जाता था। टेक्नोलॉजी को दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, इनविजिबल भी कहते हैं। अब अगर आप अपनी बुक के अंदर रीड करोगे तो इनविजिबल नाम से रहेगा। जैसे कि बीओपी चैप्टर के अंदर हम जानते हैं, विजिबल का मतलब होता है गुड्स और इनविजिबल का मतलब होता है सर्विसेज, और यहां पर टेक्नोलॉजी वर्ड को कोट किया जा रहा है इनविजिबल से। तो वो लोग पैसा इस्तेमाल कर लिया करते थे परचेज ऑफ इनविजिबल के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए। बट वो टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए पैसा हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन हमें बेनिफिट इतना ज्यादा कभी भी नहीं दिया, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की। शुरुआत में आप 3 सेक्टर की टर्म में बातें पढ़ते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड सेक्टर। देन इसी ही चैप्टर में 3 तरह की कंडीशंस आपको पढ़नी है। एक डेमोग्राफिक कंडीशन, तो 3 तरह की कंडीशन, जिसमें से एक कंडीशन डेमोग्राफिक कंडीशन, दूसरी ऑक्यूपेशनल कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशंस में ऑब्वियसली पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। जहां एक कॉमन डायरेक्शन तो बड़ी आसान है समझने की, कि उस दौरान कुछ भी अच्छा नहीं था, तो बर्थ रेट का ज्यादा होना अच्छा नहीं था, तो ज्यादा ही था उस दौरान। डेथ रेट का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, उस दौरान ज्यादा ही था डेथ रेट। लिटरेसी रेट कम होना अच्छा नहीं होता, तो उस दौरान कम ही था लिटरेसी रेट। पॉवर्टी रेट ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, तो ज्यादा ही था। हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस दौरान तो खराब थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं था। क्या अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। तो बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई था, 48 पर 1000। ये याद करना है डेटा, आपको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से काफी ज्यादा रिलेवेंट है। डेथ रेट काफी ज्यादा था, 40 पर 1000। लिटरेसी रेट, ये सारा का सारा डेटा याद करना है आपको, कि इनफैंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, 218, आज की डेट में 44 है, अभी भी स्टिल काफी ज्यादा हाई है। इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर के अंदर भी आप ये पढ़ते हैं, चाइना का सबसे ज्यादा कम है इनफैंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा बेहतर मानते हैं हम। कम थी काफी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आज के वक्त में तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या डिपिक्ट करती है, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो ये क्या डिपिक्ट करती है, बताइए। नहीं, जल्दी तो मर जाएंगे, आगे तो थोड़ा बोलो कि अगर जल्दी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये क्या डिपिक्ट करता है, कि मोस्ट प्रोबेबली वहां के, हाँ हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अच्छा नहीं होगा, तभी तो लोग जल्दी जल्दी निपट रहे हैं, है ना। साथ ही साथ हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो खराब है ही है, इस चीज के पीछे का कारण। इसके अलावा लोगों के पास में शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, इम्यून सिस्टम उनका काफी ज्यादा खराब होगा, ये भी एक कारण है लॉन्ग टर्म में। इसकी वजह से भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खराब होती है। मेंटल स्टेटस भी उनका खराब होगा, मेंटली भी काफी सारी बीमारियां होंगी, जिसकी वजह से वो उनका इम्यून सिस्टम खराब होता होगा। तो पैसे की कमी, खाने की कमी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये इंडिकेट करता है आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। इसके अलावा ये 2 ईयर जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर हैं। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ऑफिशियल सेंसस कब किया गया, और ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड वो कौन सा साल था जब पॉपुलेशन के अंदर मेजर चेंजेस आए, तो वो था 1921। ये 1921 ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड जो कहते हैं हम, कि पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स में एक मेजर चेंज आया। कई बार ऐसे करके भी आपसे पूछ लेते हैं कि ये 1921 से पहले कौन सी ट्रांजिशन स्टेज थी। जब कहीं भी कोई भी ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड आता है तो हमेशा ट्रांजिशन स्टेज बदलते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं 1991 से पहले कौन सी ट्रांजिशन स्टेज थी, तो पहली थी। 1920 के बाद कौन सी स्टेज आई, तो ऑब्वियसली दूसरी ट्रांजिशन स्टेज आई। क्या दोबारा से भी कभी कोई ग्रेट डिवाइड ईयर आया, हाँ आया, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो 1921 फर्स्ट ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड, जब पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स में एक मेजर चेंज आया हमारी इकोनॉमी के अंदर, उससे पहली थी पहली ट्रांजिशन स्टेज, उसके बाद की दूसरी ट्रांजिशन स्टेज। तो ऐसे करके बातें याद रखनी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा आसान है ही, मेनली सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में काम किया करते थे, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन 75% एग्रीकल्चर, कुछ एक अदर लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम किया करते थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कि ओवरऑल जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे है। आज की डेट में तो ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर काफी रिजिड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जो कि है वो बहुत सारे व्यवसायों में लगे हुए हैं। लेकिन उस दौरान का तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फ्लैट बड़ा आसान था। मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कुछ एक लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। अब तो ये सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सबसे आखिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर हम बातें बोलते हैं क्या, रोड, डैम, कम्युनिकेशन और ये सारी की सारी बातें। क्या यहां उन्होंने कुछ ढंग का किया, तो ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन में मेनली एकमात्र बात आप लोग पढ़ लेते हो जो एक तरीके से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के अंदर काउंट होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेलवेज। तो रेलवेज को इंट्रोड्यूस, जो आज तक भी हम पूरी की पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, ध्यान रखिएगा अपनी इंडिया का ही है आज के वक्त तक भी। दूसरी कोई इकोनॉमी इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क नेशन वाइड अभी तक नहीं बना पाई। कारण यह भी है कि हमारी कंट्री ही बहुत बड़ी है
बट हाँ कंट्री तो ऑब्वियसली चाइना भी काफी ज्यादा बड़ी है, बट उनका भी रेलवे नेटवर्क अभी तक इतना इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ। क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली वो हमसे बहुत आगे हैं। रैपिड मेट्रो वाकई में उनकी रैपिड मेट्रो है, अपनी तो नमो भारत उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो क्वालिटी वाइज वो बहुत एनहांस कर चुके हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज तो अभी भी हम ही आगे हैं। खैर ऐसे करके बातें हैं। जिस चीज की शुरुआत ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स नहीं की थी, तो 1850 ईयर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी रोड्स के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत रोड वगैरह डेवलप किया, ऑब्वियसली किया, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। जैसे आज के वक्त में रोड सरकार डेवलप करती है, लेकिन अपने फायदों के लिए तो करती ही करती है। यानी अर्बन एरियाज जहां से मैक्सिमम इंडस्ट्री बिलोंग करती है, वहां पर तो रोड डेवलप करती ही करती है, लेकिन जो रिमोट एरियाज होते हैं, देहाती गांव होते हैं, वहां पर भी क्या रोड बनाने की कोशिश करती है? नहीं तो हाँ, टाइम के साथ में ग्रो तो कर ही रही है, रिमोट एरियाज के अंदर भी रोड बनती है। बट उस जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता। जहां इंडस्ट्रीज हैं, जहां कंपनीज हैं, जहां लोग काम करते हैं, वहां पर ही बेसिकली ब्रिटिशर्स लोग रोड बनाया करते थे। अदरवाइज रिमोट एरिया को कनेक्ट करें ऐसा करके उनका कोई पर्पस नहीं हुआ करता था। कम्युनिकेशन के अंदर कुछ पोस्ट एंड टेलीग्राफ जैसी कुछ टेक्नोलॉजी उस दौरान के लिए थोड़ी पॉपुलर हुई। तो ऐसे करके ही कुछ बातें पढ़नी है आपको। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 की उम्मीद करता हूं टाइमलाइन याद होगी आपको। 1950 से लेकर 1990 यानी फाइनली आजाद हो गए हम, है ना? तो हाँ आजाद हो गए। तो चैप्टर नंबर 2 1990 50 से 1990 तो आजाद हो गए हम। और जैसे ही आजाद हुए तो सबसे पहला टारगेट हमारी इकोनॉमी के सामने यही था कि हमारी इकोनॉमी का एक सिस्टम बनाना है। यही कारण है कि शुरुआत ही किस चीज से की थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिस चीज को लागू कर दिया गया 1949 में। और तभी से ही हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लान नाम का सिस्टम क्रिएट किया। 1950 के अंदर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जिसका नाम भी उम्मीद करता हूं सभी ही जानते हैं, प्लानिंग कमीशन। तो कंट्री आजाद हुई, सबसे पहले प्लानिंग की नीड थी। तो 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया और सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956। और ऑब्वियसली हमारी कंट्री का मेजर प्रोफेशन क्या था? एग्रीकल्चर। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं, सबसे पहले इन लोगों ने भी फोकस किसके ऊपर किया होगा? एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली किसके ऊपर फोकस था? याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर। हालांकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत इनोवेशन आनी शुरू हुई, महसूस हुआ क्या प्लानिंग कमीशन को कि खाली एग्रीकल्चर से तो काम नहीं चलने वाला है, तो हमें इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करना पड़ेगा। यही कारण है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जो शुरू कब हुआ होगा? जब पहले वाला खत्म हुआ होगा। और पहले वाला कब खत्म हुआ होगा? 1951 से शुरू, 1956 पर खत्म। तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया, और जो कि इंडस्ट्री के ऊपर फोकस था। उसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी सारी बातें बोली गई, वो इंडस्ट्री को लेके बोली गई। अब सबसे पहले आपके सिलेबस के अंदर यही सारी बातें हैं। जो ये 5 ईयर प्लान है, इनके गोल्स क्या क्या होते हैं, इनको समझना एक बात। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनके रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहले जरा समझने की बात कर लेते हैं। ग्रोथ, जिसका की टारगेट है जीडीपी को टाइम के साथ में ग्रो करना। और जीडीपी कैसे ग्रो होगी? ऑब्वियसली जब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज काम करेंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में काम करेंगे, तो जीडीपी को ग्रो करना ग्रोथ नाम का हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। मॉडर्नाइजेशन, जहां हम नई टेक्नोलॉजी और सामाजिक आउटलुक, सोशल आउटलुक, जैसे उस दौरान तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन जो आज की डेट में भी काफी ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कास्ट की बातें कि बड़ी जात का है तू, तो ऐसे करके, तो उस दौरान तो बेसिकली काफी ज्यादा थी ये वाली बातें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के दौरान ये भी एक नजरिया था कि सोशल आउटलुक, लोगों के जो देखने का नजरिया होता है, इसको भी बदलाव करना पड़ेगा। और क्या सरकार ने इस दिशा में काम किया? ऑब्वियसली किया, तभी तो आज की डेट में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज हम आज की डेट में देख सकते हैं। खैर, सेल्फ रिलायंस, यानी कि ऑब्वियसली एक जमाने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम उसके ऊपर निर्भर हुए थे, डिपेंड हुए थे। यही कारण था कि 200-250 साल लग गई वाट अपनी। तो आगे चलकर जैसे ही हम आजाद हुए, तो सबसे पहला एक मेन टारगेट ये भी रहा कि नहीं, अब जो भी करेंगे खुद से करेंगे, अच्छा करेंगे, बेकार करेंगे, जो भी करेंगे खुद से करेंगे, तो सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। और ऑब्वियसली ये सेल्फ रिलायंट वाला ही ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किसकी मदद से काफी हद तक अचीव भी कर लिया? ग्रीन रेवोल्यूशन। काफी हद ये तो जानते ही हम, चैप्टर नंबर 2 में हम इसकी बातें करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले काफी हद तक डर था, और कुछ हद तक ऐसे हालात भी थे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी, खाने की कमी बहुत ज्यादा थी। हमें खाने पीने की वस्तुएं भी जो आज की डेट में तो हमारे पास इतनी ज्यादा होती हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जमाना ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का जमाना तो वो था जब हमारे पास में खाने की भी कमी, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बाद में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हमें किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ा, स्पेशली फूड ग्रेन्स के मामले में। तो इसके अलावा इक्विटी, सभी
एक बराबर, यानी यहां हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों की बातें करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश रखी जाए। तो देखो ये 4 गोल्स का मतलब तो आपको ऑब्वियसली समझना ही समझना है। और अगर पेपर के हिसाब से बात करूं कि किस गोल के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान दे देना चाहिए, तो ये पूछो किसके ऊपर नहीं देना चाहिए, सबके ऊपर देना है। पेपर में आमतौर पर कोई भी स्पेसिफिकली आ जाता है कि मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करो या सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करो या ग्रोथ को एक्सप्लेन करो, तो वैसे तो मेरे हिसाब से सबको के ऊपर ध्यान देना ही देना है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हम 2 गोल्स को एक साथ डिफाइन करते हैं, ग्रोथ विद इक्विटी। तो भाई इसको तो जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सभी के सभी गोल्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर सारे गोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कभी भी नहीं आने वाला, कोई एक गोल एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करो या मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करो, ऐसे करके। ग्रोथ विद इक्विटी एक ये क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हो जरूर। देन इसके बाद में यहां इस चैप्टर के अंदर भी 3 हिस्सों में ही बातें होंगी, जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर 3 हिस्सों में बातें हुई थी। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, उसके बाद फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो यहां पर भी इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर। तो शुरुआत में एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे? ऑब्वियसली काफी ज्यादा कमजोर थे हम, लो प्रोडक्टिविटी लेवल थे, अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे ये सब कुछ। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही उगाना, उतना ही प्रोड्यूस करना जितना खुद के कंजम्पशन के लिए काफी हो। अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ बुरी बात है। होना तो क्या चाहिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर करना तो क्या चाहिए, कमर्शियलाइजेशन करना चाहिए। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे तरीकों के साथ फार्मिंग की जाए जिससे कि कम से कम इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ जाए कि आपके खुद के कंजम्पशन के लिए तो काफी हो ही हो, साथ ही साथ आपके पास मार्केटेबल सरप्लस भी बच जाए। ये वर्ड जो कि मार्केटेबल सरप्लस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपके सेल्फ कंजम्पशन के बाद में ऐसा सरप्लस, ऐसा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस आपके पास में बच जाए जिसे आप मार्केट में बेच सको। तो मार्केटेबल सरप्लस बच जाए जिसको कि आप मार्केट में बेच सको। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कोई अच्छी बातें नहीं है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में हम काम किया करते थे। जो लैंडलॉर्ड थे, कौन थे लैंडलॉर्ड? जमींदार, जो कि अंग्रेजों के जमाने में काफी सारे लोगों की जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए थे। और इवन किन लोगों की जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए थे? जो ओरिजिनली फार्मर थे, लेकिन लगान पे डिफॉल्ट की वजह से उन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी। और किन के नाम पर हो गई थी वो जमीनें? लैंडलॉर्ड के नाम पर। और बाद में वही फार्मर जिनकी वो जमीनें हुआ करती थी, वो एज अ मजदूर के तौर पर उन्हीं जमीनों के ऊपर काम किया करते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट रहते थे अक्सर किन के? टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में। ये टेनेंट्स क्या हैं? टेनेंट्स बेसिकली मजदूर, टेक्निकली वो मजदूर नहीं थे, टेक्निकली वो उन्हीं जमीनों के मालिक ही थे एक जमाने पहले। कब? अंग्रेजों के जमाने के दौरान। लेकिन लगान पे डिफॉल्ट की वजह से उनसे उनकी जमीनें छिन गई थी। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा करते थे। और ऑब्वियसली बाद में सरकार ने कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी कर दिए। क्या खत्म करके? जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा खत्म करके। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते भी हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये जमींदारी सिस्टम, यानी ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हटा के खत्म कर दिया सरकार ने। ऑब्वियसली शुरुआत में तो आज के वक्त में जो फार्मर्स होते हैं वो रेनफॉल के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते, लेकिन उस दौरान क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आउटडेटेड थी तो बहुत ज्यादा हाई डिपेंडेंसी थी रेनफॉल के ऊपर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जितना लोगों की जरूरत हो उससे ज्यादा लोग काम किया करते थे एक पर्टिकुलर खेत के ऊपर। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर के हालात थे। लेकिन ये कंटेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कंटेंट तो आगे शुरू होता है, जो होता है ये लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म जो कि आपके 2 हिस्सों के अंदर हैं। पहला, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और दूसरा लैंड सीलिंग। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ये जमींदार लोग काफी सारे फार्मर्स की जमीन हड़प के अपने नाम पर करके बैठे हुए थे। तो सबसे ज्यादा जरूरत थी इन इंटरमीडियरी, यानी इन जमींदारों को ही फिनिश करने की, मतलब जमींदारी सिस्टम को फिनिश करने की, लोगों को नहीं, है ना। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की, तो उस सिस्टम को खत्म किया गया। और फिर भी स्टिल अगर किसी ने फिर भी जैसे तैसे, जैसे लॉ के अंदर लूप होल निकाल लिए जाते हैं, कमियां निकाल कर फायदा निकाल लिया जाता है, तो फिर भी अगर कुछ जमींदार लोग फिर भी बच के अगर निकल जाएं और अपने नाम पर जमीनें रखें, तो फिर बाद में सरकार लैंड सीलिंग नाम का लैंड रिफॉर्म लेके आई थी। लैंड सीलिंग जिसके अंदर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है लैंड सीलिंग? हाँ, एक लिमिट तक की, कि एक मैक्सिमम लिमिट कि बस इतनी ही जमीनें आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास में इससे ज्यादा जमीनें हैं तो हम ले लेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे, हम फॉरफिट कर लेंगे और उसके बाद में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे तो उसके बाद क्या करना है वो हमें ही सोचना है। हम तो सबसे पहले कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद में हालांकि कुछ तो गड़बड़ की होगी सरकार ने, बड़ी इज्जत से अच्छे तरीके से, ऐसे तो नहीं बांट दी होगी सारी की सारी गरीबी में, बांटी तो थी, लेकिन सारा कुछ ईमानदारी से सरकार करे ऐसा तो नहीं हो सकता। बट ठीक है, कंसेप्ट तो यही था कि जिसके पास में भी एक्स्ट्रा लैंड होगी तो उसके फॉरफिट करने के बाद में पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स के बीच में बांट दी जाएगी। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास में खुद की जमीनें नहीं है, उनके बीच में बांट दी जाएगी। क्या
फोरफिट करते वक्त, क्या कब्जा करते वक्त क्या सरकार कुछ देती होगी या नहीं? भाई साहब क्यों नहीं? ऐसे तो लोग मानेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली कंपनसेशन तो पे किया ही जाता होगा। और इवन आप लोग और खास तौर से जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जिनके पेरेंट्स कभी किसी जमाने में थे तो उनसे पूछ सकते हैं, उनकी हिस्टोरिकली अपने जमाने के दिनों में हुई होगी चकबंदी, हिंदी में चकबंदी कहते हैं इसे, लैंड सीलिंग। वो बताएंगे आपको, कभी पूछना तसल्ली में क्या हुआ था चकबंदी में, लैंड सीलिंग में हुआ था ये जबरदस्ती सरकार ने जमीनें दे दो ऐसे करे। गांव वाले क्यों यहाँ मतलब क्या मतलब किसी के ही पेरेंट्स की किसी की हिस्ट्री है ही नहीं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड? नहीं है गांव में ही चकबंदी कहते हैं। हाँ, यहाँ पे तो कुछ लोगों को पता होता है और कुछ को नहीं, किसी को तो पता ही नहीं होता और बाकी वरना लैंड सीलिंग। ठीक है जी, चलो खैर छोड़ देते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक ये चीज, इसके अलावा 1960s के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका मतलब भी हम लोग जानते हैं HYV सीड्स का इस्तेमाल कर कर काफी ज्यादा पैदावार को बढ़ाना हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसकी मदद से ही सेल्फ रिलायंट नाम का गोल हमने अचीव किया। जहां HYV सीड जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे और कॉस्टली होने की वजह से ही सरकार ने इनिशियल फेज में इनके ऊपर सब्सिडी दी, जिससे कि जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी इनको अफोर्ड कर पाए। हालांकि टाइम के साथ में जो सब्सिडी है वो एक डिबेटेबल मुद्दा बन गया कि सब्सिडी आगे कंटिन्यू रखी जाए या ना रखी जाए। लेकिन सब्सिडी और फ्री बीज जो बोलते हैं ना, फ्री बीज, वो एक ऐसी चीजें होती है कि एक बार अगर आपने दे दी तो बस लग गई मुंह। वो तो अब बाद में उनको विड्रॉल आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोगों को एक बार दे दी तो विड्रॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम। तो बेसिकली इसके फेवर में भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई एग्रीकल्चर रिस्की प्रोफेशन है, पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते तो इसलिए सब्सिडी दे जानी चाहिए। अगेंस्ट में भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सब्सिडी तो शुरुआत में दी गई थी जिससे कि वो अफोर्ड कर सके, बाद में अफोर्ड करके खरीद कर पैदावार बढ़ा के इनकम तो कमा ली ना, तो बाद में हटाओ सब्सिडी को। तो अगेंस्ट में भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स है, फेवर में भी है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी जरूर पढ़ लीजिएगा आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला 5 ईयर प्लान तो एग्रीकल्चर पे फोकस था, लेकिन जो दूसरा 5 ईयर प्लान था जो आया कब था? 1956 में, जो ऑब्वियसली खत्म हुआ होगा कब? 1961 में। तो एक आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। हालांकि एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार आईपीआर मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, सबसे पहली बार आईपीआर कब आया था? तो आजादी के तुरंत बाद आया था, 1948 में आया था। लेकिन वो आईपीआर, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था आनन फानन में एकदम से, क्योंकि तभी तो हम आजाद हुए थे, तो जिस कारण से उसके अंदर ज्यादा बातें नहीं बोल पाए थे हम। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर तो हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, तो तब भी कुछ बातें नहीं बोल पाए। बाद में मिला मौका सरकार को कब? सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर 1956 के अंदर, तो तब सारी कसर निकाल ली सरकार ने। क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर ही ये जो हम बातें पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहां सरकार का मेन उद्देश्य क्या था? प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना या डिस्करेज करना। जैसे आज के वक्त में तो ऑब्वियसली सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर और आगे आए, प्राइवेट सेक्टर खूब ग्रूम करे, लेकिन उस वक्त तो बेसिकली ऐसा नहीं था। उस दौरान तो हम लोग वैसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी वो बैंड बजा के गई थी, तो हम लोग यही चाहते थे कि प्राइवेट जो कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ना बढ़े, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा नीचे दबके ही रहे। बल्कि कंट्री की वेलफेयर अगर हमें करनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर बहुत ज्यादा आपका प्रमोट हो, तो वही ये सब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव अटेन करेगा। तो कुछ इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ली गई, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर वालों का बिजनेस करना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाए। शेड्यूल ए के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया उनको तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट, दैट मींस गवर्नमेंट ही ओन करेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला इसमें हाथ भी नहीं लगाएगा। शेड्यूल बी के अंदर कुछ 12 इंडस्ट्री रिजर्व कर दी गई जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन रहेंगी। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन का मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, यानी दोनों सेक्टर मिलकर ही काम करेंगे, अकेला प्राइवेट काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। शेड्यूल सी के अंदर बोल दिया गया रिमेनिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अलाउड है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस जमाने में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज यहीं कवर हो गई थी, तो वहां पर तो बहुत कम इंडस्ट्रीज बची थी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउड थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जैसी बात बोल दी गई। क्या लाइसेंसिंग आज भी लेनी पड़ती है या नहीं? यानी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट आज के वक्त की लाइसेंसिंग कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जैसी रिजिड लाइसेंसिंग नहीं है, डिफिकल्ट लाइसेंसिंग नहीं है। ये तो बेसिकली वो वाला वक्त था जब आपको लाइसेंस लेने के लिए बहुत जद्दोजहद उठानी पड़ती थी। ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन तो था ही नहीं, और सरकारी बाबुओं से लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा टेक्निकल टास्क हुआ करता था, पैसा तो ऑब्वियसली खिलाना ही पड़ता था, फिर भी नहीं मिल पाता था। और दूसरी बात तो हर दूसरे काम के लिए तो लाइसेंस मांगते थे वो। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री डालनी है, लाइसेंस चाहिए। एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप 10 प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आपको 11वां प्रोडक्ट ऐड करना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस
नहीं देगी सरकार जल्दी से। बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए थे। इवन इसी कारण से इस पर्टिकुलर जमाने को, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर का टाइम पीरियड है 1950 से 1990, इसको हम लाइसेंस राज नाम से भी पुकारा करते थे। जब एमसीक्यू कर रहे थे तब ये आया भी था बीच में एक बार। खैर, इसके अलावा जैसा कि हम कहते हैं कि उस दौरान हमारा मेन उद्देश्य था क्या, तो हम चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कई बार एग्जाम में यह भी आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर का ही रोल क्यों ज्यादा बोला गया था इस प्लानिंग पीरियड के दौरान। तो पहला कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो काफी कमजोर था, उसके पास में कैपिटल की कमी थी। दूसरा, हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर। जो प्राइवेट सेक्टर तो अटेन नहीं करेगा, उनका तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सोशल वेलफेयर, कंट्री की अपलिफ्टमेंट तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही की जाएगी। यही कारण था कि हमने उन्हें इंसेंटिव, यानी सरकार ने उन्हें इंसेंटिव, किसी तरह के फायदे प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिए, तो वो ग्रो हो ही नहीं पाया। तो ऐसे करके बातें हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सबसे आखिरी फॉरेन ट्रेड सेक्टर, सबसे आखिरी फॉरेन ट्रेड सेक्टर, सबसे आखिरी बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहां फॉरेन ट्रेड सेक्टर सबसे ज्यादा आसान रह जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य था सेल्फ रिलायंट बनना। सेल्फ रिलायंट बनने का मतलब जो भी करेंगे खुद से करेंगे, बाहर की कंट्रीज से लेना देना पूरी तरह से बंद कर देंगे। और यही कारण था कि एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हम लेके आए थे, जिसके तहत क्या कहा था हम लोगों ने कि अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट बहुत कम करेंगे, बाहर से चाहे अच्छा सामान भी मिल रहा होगा नहीं खरीदेंगे, जो भी बनाएंगे खुद से बनाएंगे, इंपोर्ट को रिप्लेस कर देंगे, इंपोर्ट को खत्म कर देंगे। अब ऑब्वियसली इंपोर्ट कब करते हैं हम, जब डोमेस्टिकली कोई चीज नहीं मिलती हमें, जब अपनी कंट्री के अंदर कोई चीज नहीं मिलती हमें। अब अगर हम इंपोर्ट बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली खुद से बनानी पड़ेगी फिर हमें। तो यहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं हम कि हमने रिप्लेस कर दिया था। किसको रिप्लेस कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था या सब्स्टिट्यूट कर दिया था, दोनों का एक ही मतलब है। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया था बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी हम खुद से बनाएंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी मतलब बाहर से नहीं खरीदेंगे, खुद से बनाएंगे। हालांकि ऑब्वियसली हमारी कंट्री पहले से और अब तक है तो सही डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कभी भी एक सरकार इस तरह का ऑर्डर तो कभी नहीं दे सकती कि ओए इंपोर्ट नहीं करेगा कोई भी, नहीं कह दिया तो कह दिया, क्यों नहीं, बस कह दिया तो कह दिया इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ना तो कभी सरकार ने बोला और ना ही कभी आगे बोल सकती शायद। वैसे मोदी है तो मुमकिन है ना, बोल भी सकते हैं ना कि नहीं करेंगे इंपोर्ट। खैर, तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कहीं भी सरकार इस तरह के ऑर्डर नहीं लेके आती, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस जरूर करती है। जैसे अगर किसी भी चीज को उन्हें प्रमोट करना होता है तो टैक्स कम कर देती है, और किसी चीज को अगर डिस्करेज करना होता है तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है काफी ज्यादा। तो कई बार बोल देते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कैसे कैसे प्रमोट की गई, क्या क्या मेजर्स थे जिससे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लागू की गई। तो टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए, हैवी टैरिफ लगाए गए, काफी ज्यादा हैवी टैरिफ लगाए गए। किस पर, इंपोर्ट पर। और फिर भी इतने हैवी टैरिफ पे कर कर भी अगर कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो वहां पर भी एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई कि इतनी ही क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप खरीद नहीं सकते। फ्रीडम तो दे ही रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक लिमिटेड हद तक तो फ्रीडम दे ही रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी तक खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। बेसिक एम क्या था, क्योंकि हम इस लायक थे ही नहीं कि बाहर के फॉरेन कंपटीशन से कंपीट कर सके। अगर वाकई में उस दौरान ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लागू ना की जाती तो शायद हो सकता था दोबारा से ऐसा हो जाता कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर थी उस वक्त, तो बाहर से एमएनसीज आती और वाकई में दोबारा से अंग्रेजों का रूल फिर से चालू हो जाता, जैसे एक जमाने पहले हुआ था। तो ये ऑब्वियसली उस वक्त की काफी ज्यादा प्राइम रिक्वायरमेंट थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जाना। कहां से, फॉरेन कंपटीशन से। तो फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ही ऐसे दरवाजे बंद कि नहीं, जो भी करेंगे खुद से करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। हालांकि वो बात अलग है कि इसी ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से आगे चलकर मुंह की खानी पड़ी, यानी जब हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो कोई हमसे भी सामान नहीं खरीदेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे। और जब एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो हमारे डॉलर नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो जाएंगे, पैसा कम हो जाएगा। और एक्सपोर्ट, वैसे भी इंपोर्ट आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि कम हो कम हो कम हो, लेकिन आपको उन चीजों को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा जो चीजें आपके पास नहीं है और आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। जैसे कि मशीन तो फिर भी कर लेंगे प्रोड्यूस, हाँ पेट्रोल का मतलब क्रूड ऑयल। और ऑब्वियसली उस जमाने, आज के वक्त में तो मशीन्स वगैरह रन करने के लिए और भी दूसरी एनर्जी के सोर्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उस जमाने में तो मेनली मशीन, कारखाने, इन सबको रन करने के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी। तो इंपोर्ट तो हमें करना ही था मेनली क्या, क्रूड ऑयल, लेकिन उसके लिए लगेगा क्या, डॉलर। और डॉलर कहां से आएगा, एक्सपोर्ट से। और एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए क्योंकि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो बैंड बच गई थी हमारी। यही कारण है कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि 1990 तक पहुंचते पहुंचते हमारी हालात हो गए थे बहुत खराब, और जिसकी वजह से एक और बन गया हमारा चैप्टर नंबर 3, है ना।
ठीक है, तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 2 की भी बात खत्म हुई। ठीक है जी, और अब जरा शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर है क्या वो जानते हैं हम। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, जहां अब से पहले जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने नहीं देंगे, इसमें तो बढ़ने दिया। हम बोल रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा लेके आएंगे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेके आएंगे, तो फिर तो बाद में हमने दरवाजे खोल दिए थे कि बाहर से एमएनसीज आ सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ सकता है, और बाहर से एमएनसीज को इनवाइट करने के लिए ऑब्वियसली रूल्स को आसान बनाना था। तो मैक्सिमम लिबरलाइजेशन किया गया, इन रूल्स में कमी लाई गई, मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया, इवन पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनी को भी डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया, ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी पूरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश की गई। जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे कि नहीं हमें बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं, हाँ दरवाजे खोल दिए, हमने इंटीग्रेट कर दिया, मैथ्स वाला नहीं ठीक है, हमने इंटीग्रेट कर दिया नहीं, इंटीग्रेट कर दिया किसे, अपनी इंडिया को यानी नेशनल इकोनॉमी को पूरी की पूरी दुनिया से यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में। तो ग्लोबलाइजेशन की कुछ ये वाली बातें हैं, जहां यहां पर भी आप चैप्टर को कुछ किस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए, क्यों लाए गए, सबका हालात खराब थे हमारे काफी ज्यादा इसलिए लाए गए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए, क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस थी उन लोगों की जिन पर विश्वास किया था हमने, पब्लिक सेक्टर पे विश्वास किया था, गवर्नमेंटल सेक्टर पे विश्वास किया था, लेकिन वो बेकार परफॉर्म कर रहे थे, उनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था, जिसके कारण से हमारे पास में ऊपर डेट का बर्डन बहुत ज्यादा आ चुका था, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुके थे, बीओपी के अंदर जिसमें सरप्लस होना चाहिए वहां हैवी डेफिसिट नजर आने शुरू हो गए थे, पैसे की कमी हो रही थी, इंपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली हमारा फॉल हो गया था। तो सब गंदी गंदी बातें हो रही थी हमारे साथ में, बीओपी में डेफिसिट, महंगाई आ रही है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मैनेजमेंट उनका घटिया है कि उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कंट्री शायद भला होगा उसका। तो बेसिकली अपना सिस्टम बदलने की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो सबसे पहले एक ये टॉपिक, और ऑब्वियसली एक आधी बार, हालांकि सिर्फ एक आधी बार पूरे 6 नंबर के अंदर सिर्फ एक यही क्वेश्चन आया हुआ है, इतना सा छोटा सा, कि हाँ भैया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था, हम लिबरल हो जाएंगे, हम रिमूव कर देंगे रेस्ट्रिक्शंस को। कैसी रेस्ट्रिक्शन, अगर किसी नई कंपनी को आना है या एग्जिस्टिंग को ग्रो करना है तो एंट्री और ग्रोथ पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे। प्राइवेटाइजेशन यानी हम पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द प्राइवेट सेक्टर, यानी ओनरशिप और कंट्रोल को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, अपनी नेशनल इनकम इकोनॉमी यानी कि अपनी इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी की पूरी बाकी की कंट्रीज के साथ में जोड़ देंगे। जहां हिस्सों के अंदर ही आप बातें पढ़ते हो, सबसे पहले लिबरलाइजेशन, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेगेटिव पॉइंट, क्रिटिकल अप्रेजल, यानी अच्छी अच्छी बातें तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी तो रहे होंगे। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा कंटेंट है, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब तो क्या है कि सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी लाई थी, लेकिन वो कमी भी हिस्सों में वो लेके आए थे, सेक्टर वाइज लेके आए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रूल्स में कमी लाई, फाइनेंशियल सेक्टर में भी, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी लाई गई। तो लिबरलाइजेशन जो कि था वो सेक्टर वाइज था आपका, जरा सुन लें।
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि आपके डोमेस्टिक बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि आपके डोमेस्टिक बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी जितने भी डोमेस्टिक बिजनेस करने वाले थे उन लोगों के लिए क्या क्या किया सरकार ने, तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वो लेके आए थे उसको बहुत रिड्यूस कर दिया, सिर्फ छोटी मोटी कुछ एक इंडस्ट्रीज को छोड़कर, यानी कुछ एक इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है आपको, इतना आसान से लाइसेंस नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन उनको छोड़कर बाकी सभी जगह उन्हें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया। लीकर, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इनके लिए अभी भी स्टिल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, आसानी से आपको लाइसेंस नहीं मिल पाता, बाकी हर जगह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी। हाँ, किसके लिए? फर्स्ट पॉइंट के बोल लो, लीकर, शराब, और बोलो। हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। हाँ, बाकी चीजों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी इन चीजों के लिए तो चाहिए, ये धमाके वाली चीजें, ठीक है, और डिफेंस इक्विपमेंट और लीकर। खैर छोड़ देते हैं, आ जाओ इधर। तो शुरुआत में पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी हमने, लेकिन बाद में चलकर उनका रोल काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी वो शेड्यूल ए के अंदर पब्लिक सेक्टर ने यानी सरकार ने अपने लिए रिजर्व कर दी थी, तो बाद में पूरी तरह से डी रिजर्व कर दिया कि प्राइवेट वालों आप भी कर सकते हो। हालांकि शुरुआत में 17 इंडस्ट्रीज को अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ था सरकार ने, और बाद में यहां पर भी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया कि इसमें तो अभी भी हम ही लोग काम करेंगे। और वो कौन कौन सी हैं? डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली इन इंडस्ट्रीज के अंदर अभी भी सरकार ही काम करती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है कि वो आके इनके अंदर बिजनेस कर ले, लेकिन बाकियों के लिए छोड़ दिया, बाकी कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी इंडस्ट्रीज, पहले काफी सारे प्रोडक्ट बेसिकली उन सरकार ने अपने लिए रिजर्व किए हुए थे, बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी डी रिजर्व कर दिया कि आप लोग भी जिससे कि ग्रो हो पाए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डी रिजर्वेशन कर दिया, काफी सारे प्रोडक्ट फ्री कर दिए कि स्मॉल बिजनेस करने वाले भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। एमआरटीपी एक्ट जो कि एक कानून था जिसके तहत बेसिकली काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी सरकार ने, मेनली वो एक्ट ही उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया, जितनी भी अननेसेसरी अप्रूवल थी वो सारे खत्म कर दिए गए। और आज की डेट में तो ये एक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेनली उस दौरान मैक्सिमम इसके अप्रूवल खत्म कर दिए थे। फाइनेंशियल सेक्टर जो कि किसी इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मेनली बैंक की बातें करते हैं, बैंक्स की बातें। मान के चलिए रिफॉर्म्स के बाद का ही वो वक्त है जब से आपके प्राइवेट सेक्टर हमारी इस दुनिया में आने शुरू हुए मेनली, उससे पहले प्राइवेट बैंक्स थे तो सही लेकिन बहुत कम थे, ना के बराबर थे। आज के वक्त में तो काफी सारे प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस और भी बहुत सारे बैंक है। तो ओरिजिन ऑफ अ प्राइवेट बैंक तब से ही हुआ। इवन 1991 से पहले ये जो आरबीआई था ये काफी हद तक एक रेगुलेटर के तौर पर था। रेगुलेटर मतलब कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करता था। बैंक्स एक छोटा सा कदम भी अगर उसे लेना होता था तो उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था, बट वक्त के साथ में इसको रेगुलेटर से बदलकर फैसिलिटेटर बना दिया। जरा आराम से इस लाइन से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था और बच्चों ने ऐसा वाहियात आंसर लगाया था और बाद में मुझे कह रहे थे कि आप ही ने ही तो बोला था। क्या क्वेश्चन था जरा सुन लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके आया था कि हु इज अ रेगुलेटर ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, और ऑप्शन के तौर पर अलग अलग चीजें दी हुई थी, जिसमें से एक ऑप्शन आरबीआई भी था और कुछ नन ऑफ द अबव भी था। तो बच्चों ने तो खैर ऑब्वियसली आंसर क्या होना था कि फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर मेनली हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की दुनिया की ही बात करते हैं, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट की बातें नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस दुनिया में तो आरबीआई ही है रेगुलेटर, और कौन है रेगुलेटर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नन ऑफ द अबव। और कारण आप ही ने तो पढ़ाया था कि आरबीआई पहले रेगुलेटर था, बाद में फैसिलिटेटर बन चुका, तो अब कहां है रेगुलेटर। तो उनका ये कहना था, हालांकि क्या बात सही थी तो ऑब्वियसली गलत बात थी। और फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है तो जरा सुन लेते हैं आराम से। देखो ये वाली लाइन यहां पर बोली जा रही है कि वो पहले रेगुलेटर था, बाद में फैसिलिटेटर बन चुका। तो यहां ये लाइन बोलने का तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि पहले वो बहुत ज्यादा रेगुलेट करता था और बाद में उसने रेगुलेट करना, उसकी पावर जो की है वो कंपेटिवली थोड़ी सी बदल दी गई। कंट्रोल करने का फंक्शन उसका कम कर दिया गया, बल्कि फैसिलिटेट करने का, यानी कि जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, सिर्फ इतना रोल आरबीआई का रख दिया गया। बट आज की डेट में भी अगर पूछा जाए कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बिग बॉस की तरह की जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो सारी की सारी चीजें सुपरवाइज करता है, तो वो कौन है? अभी भी आरबीआई ही है। आरबीआई के अलावा और कौन है? बैंक्स के ऊपर तो सुपरवाइजर के तौर पर तो आरबीआई ही बैठा हुआ है, तो अभी भी स्टिल वो रेगुलेटर तो वो ही है। रेगुलेटर और कौन है? रेगुलेटर वो ही है। ये लाइन लिख देने का मतलब तो सिर्फ इतना सही है कि पहले वो ज्यादा रेगुलेट करता था और बाद में वो कम रेगुलेट करने लगा। तो इस लाइन का कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं लेना प्लीज। खैर आगे आगे,
पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो कि लिमिट थी, जिसको एफडीआई की लिमिट कहते हैं, वो काफी कम थी, बाद में 51% तक ये कर दी गई, 51% तक ये कर दी गई। अभी भी ये परसेंटेज लगभग लगभग इतनी ही है, थोड़ी बहुत और बड़ी हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन आपकी पढ़ाई के अंदर तो ये 51% ही है, ध्यान रखिएगा। जिसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हम फॉरेन बैंक को बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्री होती है, तो यहां पर फॉरेन बैंक को हम बहुत ज्यादा अलाउ नहीं किया करते। साथ ही साथ जो बैंक्स के एक्सपेंशन प्रोसेस होता है कि आपको बैंक को नई ब्रांच खोलनी है और ज्यादा एक्सपेंड करना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करना है, तो पहले ये प्रोसेस काफी रिजिड था, बाद में आसान बना दिया गया, बाद में कोई खास अप्रूवल की जरूरत नहीं रह गई आपको, अगर आपको कोई नई ब्रांच विद इन इंडिया खोलना है तो पैसा है खोल दो, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो बाद में ये प्रोसीजर बना दिया गया, पहले तो ऑब्वियसली लेना पड़ता होगा अप्रूवल। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स क्या लेके आए गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स रेट को कम कर दिया गया, टैक्स का प्रोसीजर आसान बना दिया गया, तो टैक्स में भारी कमी लाई, टैक्स का के अंदर काफी बड़े बड़े कानूनों में बदलाव किए गए, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम ज्यादातर ये बातें बोलते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाए गए, पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया गया, जबकि थर्ड चैप्टर के अंदर हम बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कम की गई और पब्लिक सेक्टर को डिमोरल कर प्राइवेट सेक्टर को इमर्ज किया गया, ऐसे करके बातें। खैर, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके अंदर मेनली हम फॉरेक्स की बातें करते हैं, तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। तो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हो, एक चीज होती है आपकी क्या, डेप्रिसिएशन, और एक होता है डिवैल्यूएशन। एक चीज होती है डेप्रिसिएशन, एक चीज होती है डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हमारी कंट्री की करेंसी का कमजोर पड़ना, लेकिन मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से मे भी हो सकता है कि हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड मार्केट में कम होगी, जिस कारण से हमारी कंट्री की करेंसी कमजोर पड़ रही है, दिस इज अ डेप्रिसिएशन, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यहां पर भी कंट्री की करेंसी कमजोर ही पड़ रही है, लेकिन उसे जबरदस्ती आर्टिफिशियली कमजोर किया जा रहा है। कौन कमजोर कर रहा है, सरकार कमजोर कर रही है। और अगर बात करें कि ऐसा क्यों करते हैं हम, तो जैसे कि अक्सर आमतौर पर अगर इस पूरी टॉपिक को साइड में कर दें, नॉर्मली अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करें, वो कई बार खुद को जानबूझ के नुकसान कराता है, यानी कि जानबूझ के अपना प्राइस ड्रॉप करता है प्रोडक्ट्स का। क्यों करता है, प्राइस कम क्यों करता है, जिससे कि सेल बढ़ जाए, जिससे कि जो कस्टमर है ये अभी तक मेरे पास नहीं आ रहे, तो प्राइस कम करूंगा, तो क्या पता इस कम प्राइस को देखकर ही कस्टमर मेरे पास आ जाएं। तो हमारे पास में उस दौरान एक्सपोर्ट्स की कमी थी, एक्सपोर्ट कम होने की वजह से डॉलर की कमी थी, तो हमें तो कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने थे। चाहे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें किसी भी हद तक गिरना ना पड़े, चाहे हमें अपने रूपी को कितना भी कमजोर क्यों ना करना पड़े। ऑब्वियसली हमारे रूपी के कमजोर हो जाने से हमारा नुकसान, लेकिन बाहर वालों का फायदा, तो शायद इसी लालच में बाहर वाले लोग हमसे सामान खरीद लें। तो बेसिकली डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी क्यों किया गया था, जिससे कि हमारा रूपी कमजोर होता हुआ देखकर बाहर के लोग इसी बहाने से हमारे से सामान खरीदें, हमारे एक्सपोर्ट लेवल थोड़े से बेहतर हो सके, जिससे कि बीओपी के अंदर जो क्राइसिस आ रहे थे, डेफिसिट आ रहे थे, उससे हम ओवरकम हो पाए। वो इवन 1991 से पहले, जैसा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां सरकार तय करती है एक्सचेंज रेट को। बाद में क्योंकि हम सब कुछ ही फ्री कर रहे थे, फ्री का मतलब वैसे फ्री नहीं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी लेके आ रहे थे, तो यहां फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी सरकार ने कहा नहीं, टाटा बाय बाय, अब हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, अब हम बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। तो मार्केट डिटर्मिनेशन तय कर दिया गया तब से एक्सचेंज रेट के अंदर। और आज की डेट में भी जो डॉलर रुपये का भाव चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, क्या सरकार उसको कंट्रोल करती है, तो ऑब्वियसली नहीं, वो तो रुपये की डिमांड और डॉलर की डिमांड के बेसिस पे ही तय होता रहता है, जहां रुपये लगातार कमजोर पड़ रहा है। खैर, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर मेनली ये दो काम किए गए। देन उसके बाद में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, ये डोमेस्टिक बिजनेसमैन के लिए थे। ये जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस का काम कर रहे थे। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम कर रहे थे। ऑब्वियसली इस चैप्टर नंबर 3 से पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम कहते थे, क्या कहते थे, कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हमने देख लिया कि ये इंपोर्ट ना करके क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट भी कम हो गए। हमें कैसे भी करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें फिर इंपोर्ट भी करना पड़ता। और इंपोर्ट हम तभी करेंगे, कब करेंगे, वो जो इंपोर्ट पर हमने हैवी टैरिफ लगा दिया था, उस टैरिफ को कम करके। जब ये टैरिफ कम होंगे तब लोग इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, जब लोग इंपोर्ट करेंगे तभी तो बाकी की कंट्रीज हमसे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी, और जब एक्सपोर्ट होगा तभी तो ये जो बीओपी के अंदर इतना ज्यादा डेफिसिट आ रहा था, ये शायद थोड़ा कम हो पाएगा। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, ये जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन यानी कोटा लगाया था हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के तहत, तो वो हटा दिया गया। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के ऊपर जितनी भी ड्यूटीज थी वो हटा दी गई, इंपोर्ट पर से ड्यूटीज वो रिड्यूस कर दी गई, एक्सपोर्ट पर से हटा दी गई, इंपोर्ट पर
कम कर दी गई। जैसे आज की डेट में भी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, बल्कि सरकार आपसे पैसा लेती नहीं है, बल्कि सरकार आपको पैसा देती है। ऐसे करके बातें हैं। करो आप एक्सपोर्ट, खूब करो एक्सपोर्ट, सरकार आपको पैसा देती है, जिसको पुकारते हैं हम ड्यूटी ड्रॉबैक। तो सरकार आपको पैसा देती है। इंपोर्ट करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली उतना ज्यादा हैवी नहीं देना पड़ेगा जितना पहले के जमाने में 1950 से 1990 के दौरान देना पड़ता था, बट वो ड्यूटी काफी हद तक कम कर दी गई। इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम जो पहले काफी रिजिड था, उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। हालांकि आज की डेट में भी क्या इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, यस लाइसेंस लेना पड़ता है, बट आज की डेट में वो प्रोसीजर काफी आसान है, तो उसको रिलैक्सेशन दे दी गई, काफी आसान बना दिया गया। तो ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब काफी ज्यादा आसान, कि सरकार का उद्देश्य था कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर हैं वो कन्वर्ट हो जाएं आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये 3 कीवर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर को कन्वर्ट कर देना। जिस चीज को ये हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर सरकार अपनी ओवरऑल इक्विटी का यानी अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा बेच देती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ऑब्वियसली उस दौरान तो कई बार पूरी की पूरी कंपनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही कर दिया गया, पीएसयू का यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेट सेक्टर को। तो ऐसे करके बातें। देन इसके बाद में सबसे आखिरी टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी के अंदर सबसे आखिरी टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, जिसका उद्देश्य था पूरी की पूरे देश, पूरी की पूरी दुनिया से जुड़ना, जहां इंटीग्रेट किया हमने, जोड़ दिया अपनी नेशनल इकोनॉमी यानी कि इंडिया को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। हालांकि क्या ऐसी बोल देने से जुड़ जाएंगी हैं? ऐसी बोल देते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो क्या बोल देने से बातें बन जाती हैं? तो जवाब है ना। बातें बनाने के लिए तो आपको एफर्ट, एक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो जो बातें बोली गई कि हाँ हम अपने देश को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ेंगे, तो बाकी के लोग हमसे क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि हमने तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बनाई हुई थी, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन कम करनी पड़ती। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम आगे क्या बोलेंगे कि कैसे हमने जोड़ा, बाय कैसे हमने रिमूव कर दिए सभी बैरियर जो भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड पे पहले लगाए हुए थे। जो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, पैसे की लेन देन, जैसे आज की डेट में भी बेसिकली जितनी भी आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर सरकार कड़ी निगरानी रखती है। यूं ही नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मली दुकान पे यूपीआई की पेमेंट कर देते हो, जिसके ऊपर सरकार की कोई खास निगरानी नहीं है, कोई खास। उस पर भी है वैसे, अगर बड़ी अमाउंट की करोगे तो पकड़ लेगी सरकार, ऐसे कैसे, कहां से आया पैसा पूछेगी, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल पेमेंट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली उसका एक प्रोसीजर है, सरकार कड़ी निगरानी रखती है। पहले बहुत ज्यादा रखा करती थी। तो पहले ये जो कैपिटल मूवमेंट है यानी कि पैसे की ये जो लेन देन है, इंटरनेशनल पैसे की लेन देन है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब थोड़े कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी हैं, ध्यान रखिएगा। इसी ही ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये 2 टॉपिक आप पढ़ते हो, एक आउटसोर्सिंग और दूसरा डब्ल्यूटीओ। आउटसोर्सिंग का मतलब अपना काम खुद ना करके किसी और से कराना, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज, अपनी कुछ एक्टिविटी को किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना, ऐसा काम जो पहले आप खुद किया करते थे। तो विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हम यहां क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने बाहर की दुनिया के लिए रास्ते खोले थे, तो बाहर की जो एमएनसीज थी, बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो उन्हें यहां इंडिया के अंदर चीप लेबर, सस्ते दामों पर एम्प्लॉय मिल जाया करते थे। तो उन्होंने अपना काम खुद ना करके इंडिया में कराना शुरू कर दिया। इंडिया में कॉल सेंटर खोलने शुरू कर दिए, और यहां तो है ही पॉपुलेशन बहुत सारी, और भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बहुत लोग घूमते हैं, सबके सब कॉल सेंटर में घुस गए। कॉल सेंटर का जमाना तब से ही आया। तो बेसिकली इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया किसको? सभी की सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर लो वेज रेट पर, सस्ते दामों पर अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक स्किल लेबर, बेसिक स्किल लेबर, बेसिकली ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की कमी है हमारी इंडिया के अंदर, लेकिन बेसिक स्किल वाले लोग तो बहुत हैं। बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज होल्डर बहुत कम है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो होते भी हैं वो ब्रेन ड्रेन यानी कि बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बेसिक स्किल वाले लोग होते हैं, ग्रेजुएट्स की तो कमी नहीं है, बहुत हैं ग्रेजुएट। तो बेसिक स्किल लेबर इंडिया में बहुत है, वो भी लो वेज रेट पर। तो वो अपनी कंट्री का काम अपनी कंट्री में कराएं, उससे सस्ता उन्हें यहां पड़ता है, इंडिया से वो करा लेते हैं। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम यहां पढ़ते हैं। अगला डब्ल्यूटीओ, जिसके मेनली फंक्शन ही आपको पढ़ने हैं, किस लिए बनाया गया था डब्ल्यूटीओ, जिससे कि आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कोई भी कंट्रीज अपनी मनमानी ना करें कि हाँ भाई हमारा तो ये कानून है, दूसरी कंट्री कह रही है मेरा तो ये कानून है। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कंफ्यूजन्स ना हो, तो बीच में एक अंपायर की तरह, रेफरी की तरह आ जाता है डब्ल्यूटीओ। तो ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम बनाता है, ना कि बड़ी कंपनी किसी बड़ी कंट्री किसी दूसरी छोटी कंट्री का फायदा उठाए। तो ऐसा नहीं, वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रोमोट करती है प्रोडक्शन और ट्रेड को। और कोई भी कंट्री ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई बिजनेस ना करे जिससे कि एनवायरमेंट को
नुकसान पहुंचे, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान अगर कोई एक कंट्री पहुंचा रही है तो उसका भुगतान तो सभी को करना पड़ता है। ये आखिरी टॉपिक भी तो है, क्रिटिकल अप्रेजल के नेगेटिव पॉइंट, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेगेटिव पॉइंट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जहां पर हमने काफी ज्यादा बिजनेसेस के ऊपर ध्यान दिया, काफी सारी बाहर की एमएनसीज को इनवाइट किया, तो उसके कुछ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। बाहर की एमएनसीज आई तो जो डर था क्या कि काफी सारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद होने लगी बाहर की कंट्री की कंपनीज आने से, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ी। साथ ही साथ इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अगर ध्यान ना दिया हो तो जरा ध्यान दे दो, हर जगह जो भी सारी की सारी बातें चल रही हैं वो बिजनेस 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 इंडस्ट्री की ही चल रही है, कोई भी बातें एग्रीकल्चर की नहीं बोली गई। यानी एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और बेसिकली सरकार की भी जो मंशा थी वो एक तरीके से यही थी कि जो एग्रीकल्चर में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अब थोड़ी कम करेंगे, मेन ध्यान देते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। और यही कारण है, वही वो वक्त है तब से मैक्सिमम घरों के अंदर जो लोग हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो एग्रीकल्चर की तरफ जाने के बजाय इंडस्ट्री, जॉब, बिजनेस की तरफ जाने लगी, और जो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। खैर, तो सरकार ने बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिड्यूस कर दी एग्रीकल्चर के अंदर, सब्सिडी जो वो दिया करते थे वो काफी हद तक हटा दी, हालांकि बाद में दोबारा से ले आए। लिबरलाइजेशन और रिडक्शन कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज के अंदर, शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द कैश क्रॉप। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं, इग्नोर किया गया बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर मेनली एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर भी नेगेटिव पॉइंट के अंदर अगर सपोज करो देखी जाए तो काफी सस्ते इंपोर्ट गुड आने लगे। मान के चलिए जो ब्रांड्स का चलन है कि हाँ भाई ब्रांड्स के कपड़े पहनकर ब्रांड्स की कमोडिटीज परचेज करने के बाद में लोग आमतौर पे क्या इतराते हैं, तो ये ट्रेंड बेसिकली कहीं ना कहीं 1991 के बाद से ही शुरू हुआ, क्योंकि 1991 के बाद से ही जहां हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो की थी वो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट महंगे दामों पर बेचा करती थी। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं थी। और बाद में जब बाहर की कंपनीज अपने बेहतर प्रोडक्ट वो भी कम दाम में उन्होंने ऑफर किए तो ज्यादातर लोगों ने उन्हीं को प्रेफर किया, और टाइम के साथ में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट के पीछे अगर मेड इन जापान लिखा हुआ आ जाए, मेड इन कोरिया लिखा हुआ आ जाए, और अगर मेड इन यूएस लिखा हुआ आ गया तो क्या ही कहने हैं। तो यानी और अगर मेड इन चाइना आ गया तो अलग है ना, मतलब एक अलग इमेजिनेशन। वो बात अलग है, बाद में चल के जब मोदी जी आए कुछ तो अच्छा काम करते हैं, तो थोड़ी सी तो एक चीज बदल दी कि हाँ मतलब जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो अगर मेड इन भारत, मेड इन इंडिया अगर लिखा हुआ आ जाए तो आमतौर पे मैसेज तो ये देने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की गई कि प्रेफर करो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। 2014 से पहले तो कभी किसी सरकार ने बहुत ज्यादा इस दिशा में काम ही नहीं किया कि इंडियंस को इस चीज के टुवार्ड्स भी प्रमोट किया जाए कि भैया मेड इन भारत, मेड इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करो रादर देन मेड इन जापान और मेड इन कोरिया को। खैर, तो चीपर इंपोर्टेड गुड्स मिलने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी जो कि एमएनसीज को अट्रैक्ट कर पाए। बाहर की डेवलप्ड इकोनॉमीज ने नॉन टैरिफ बैरियर, एक होते हैं टैरिफ बैरियर, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स को छोड़कर बाकी अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनाई कि इंडिया के वो फेवर में ना हो, क्योंकि अचानक से हम लोगों ने तो अपना रुख बदल दिया कि हाँ हम बुलाना चाहते हैं बाहर के एमएनसीज को, वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन में बातें नहीं बदलती। तो काफी सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपोज भी किया इस चीज का कि अब से पहले तो बड़ा ये चौधरी बन रहे थे कि जो करेंगे खुद से करेंगे, अब अचानक से दरवाजे खोल रहे हैं तो अब हम नहीं जाते। तो ऑब्वियसली बात है बहुत सी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने इसे अपोज भी किया, जैसे कि होता ही है ना, डेवलप्ड इकोनॉमीज ऐसे रुख रखती हैं अक्सर। जैसे कि अभी रिसेंट में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं क्या, ट्रम्प तो आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं, उन्होंने भी ताना इसे कहते हैं, उन्होंने भी ताना मारते हुए लिटरली यही एक तरह की जो कि अपनी स्टेटमेंट मीडिया के अंदर दी थी कि इंडिया को पैसे की क्या ही जरूरत है हमसे, इंडिया तो अपने आप में खुद ही पावरफुल और सशक्त एकदम जस्टिफाइड कंट्री है, क्या ही दिक्कत की बात है। हाँ नहीं वो तो अलग की बात है, बट ठीक है, ये जो इस तरह की ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये क्या है, ये मतलब वो हमारी तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हमेशा से ही ऐसा रुख रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली अगेंस्ट में ही बातें कर रहे हैं ट्रम्प जी, तो क्या ही फेवर में कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट के तहत सरकार ने इतना सारा पैसा रेज किया, उसका इस्तेमाल तो किया लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव वे में नहीं किया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरह रहा। टैक्स रिफॉर्म्स हम लेके तो आए लेकिन वो इतने भी ज्यादा बेहतर नहीं लेके आए जिससे कि बाहर के एमएनसीज अट्रैक्ट होकर ये सोचकर यहां पर आए कि हाँ हमारा तो टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली नहीं, अगर इतना अच्छा होता तो बाद में हमें जीएसटी ना लेके आना पड़ता, और इवन जीएसटी लाने के बावजूद भी अभी भी हमारा टैक्सेशन अगर कभी गूगल पे रिसर्च करो तो लगभग रिजिड और कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम के अंदर ही कवर होता है। चाइना का टैक्सेशन सिस्टम कंपैरेटिवली बहुत आसान और बहुत बेहतर माना जाता है, यही कारण है मैक्सिमम एमएनसीज उसी कंट्री को प्रेफर करती हैं। तो ये भी एक वीक पॉइंट की तरह ही हमारा रह गया। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट की आदत ये लग गई
लोगों को। वो बात अलग है, बाद में इसको खत्म करने की कोशिश की गई लगभग साल 2014 के बाद में मोदी जी के द्वारा कि हाँ ठीक है इतना भी अच्छा नहीं है, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया ज्यादा कंपेरेटिवली अच्छा है, वैसे भी वो आपकी खुद की ही इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा। लेकिन उससे पहले वो जो 1991 के बाद में जो माहौल बना, जो लगभग 10 15 20 सालों तक कंटिन्यू रहा, जिसके अंदर वाकई में मेड इन जापान, मेड इन यूएस के तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद में लोग ऐसे महसूस करते थे मानो कि उन्होंने क्या परचेज कर लिया है, क्या ही कहना। जबकि सेम क्वालिटी, वही सफेदी, वही जाग उतने ही दामों में मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी खरीदना है मेड इन जापान क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। खैर, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ आई तो सही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, लेकिन अनबैलेंस्ड वे में आई, यानी कि कुछ एक एरिया तो डेवलप हो गए, जैसे कि ऑब्वियसली दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, जो मेजर सिटीज आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से ही ग्रो हुए। बैंगलोर के अंदर जो आउटसोर्सिंग के बाद में इतने सारे कॉल सेंटर्स खुले, जिसकी वजह से वो आज की डेट में आईटी हब बन चुका है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ही देन है, मान के चल सकते हैं आप। लेकिन ये चुनिंदा कुछ ही सिटीज के अंदर ग्रोथ देखी गई, बाकी के इतने सारे रूरल एरिया और स्टेट्स, यूपी, बिहार, इनका क्या, इनका कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंपैक्ट नहीं पड़ा, उनमें कोई ग्रोथ नहीं देखी जा सकी। और अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑब्वियसली एक इकोनॉमी के लिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। सबसे बड़ा क्या नुकसान रहता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ का, कि अगर कुछ एरियाज तो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएं और बाकी के बिल्कुल सड़े हुए हैं, बिल्कुल मतलब वहां कुछ है ही नहीं है, मतलब है ना, यूपी, बिहार, हाँ और क्या, ठीक है। हाँ, तो क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है इस चीज का, उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज की वजह से यही हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां डेवलपमेंट आ चुकी है। जैसे दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली बहुत से एरियाज ऐसे हैं पांव रखने की जगह नहीं है, और मुंबई तो लिटरली इस चीज के लिए फेमस ही है कि छोटे से छोटा फ्लैट खरीदना भी आपका एक बहुत बड़ा सपना बन के रह जाता है, खरीद ही नहीं सकते। और एक जगह पर अगर ओवर क्राउडिंग होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो वो तो हर साल देखते हैं हम। पोल्यूशन देखो ना, ये पोल्यूशन किस कारण से आ रहा है, जब सबके सब लोग एक जगह आ जाएंगे, सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी एक ही जगह हो रही है, तो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल इन एयर बहुत ज्यादा हो जाता है, एयर पोल्यूशन, सारी बीमारियां, सब कुछ फिर वहीं आएंगी। तो ये मतलब फार रीचिंग इंपैक्ट आते हैं जब कहीं भी अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। खैर, हो गई जी, हो गई। अब हो गई चैप्टर नंबर 3 की बात पूरी तरह से खत्म। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जहां उम्मीद करता हूं जानते हैं हम लोग कि हम ह्यूमन कैपिटल यानी कि लोगों के अंदर स्किल जनरेशन की बातें करते हैं, कि लोगों के अंदर स्किल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए वगैरह वगैरह की बात। जहां सबसे पहला टॉपिक हमारा यही निकल के आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। एक इकोनॉमी के अंदर जीडीपी यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फिजिकल कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, जमीनें, फ्लैट, बिल्डिंग, इस चीजों की जरूरत तो है ही है, साथ ही साथ लोगों के स्किल यानी ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत है। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब जो हम अकाउंट्स के अंदर सारे के सारे एसेट्स पढ़ते हैं, जहां लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब कुछ आपकी फिजिकल कैपिटल कहलाती है, जबकि जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो आपकी लोगों की स्किल्स वाली बातें करते हैं। हाँ, उल्टा है, ये वाला मैं चेंज करना भूल गया। जो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो ये वाली फिजिकल कैपिटल की है। ये हो कहां से है ना, हो, हाँ, तो ये मैं चेंज करना भूल गया था। खैर, तो इधर वाला ह्यूमन कैपिटल है जो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन है। खैर 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 खैर, तो फिजिकल कैपिटल बेसिकली नहीं, दोबारा से नहीं जो फिजिकल कैपिटल है वो आपके अकाउंट्स में पढ़े जाने वाले एसेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये वाली बातें आती हैं। ह्यूमन कैपिटल जो इवन अकाउंट्स कंसिडर तक नहीं करता, एम्प्लॉयज, लोगों की काबिलियत, एक पॉपुलेशन के अंदर जो स्किल्स हैं, काम करने की क्षमता है, उसको अकाउंट्स कंसिडर तक नहीं करता, बल्कि उसमें तो अगर हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ इतनी बात कि हम उनको बदले में सैलरी कितनी दे रहे हैं, तो वो तो अकाउंट्स कंसिडर करता है, बट काबिलियत, स्किल, अनस्किल्ड, इस तरह की चीजों को कंसिडर नहीं करता। यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऑब्वियसली उन चीजों को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, जो है काफी ज्यादा आसान। जो फिजिकल कैपिटल है ऑब्वियसली टेंजिबल नेचर की है और आप इसको मार्केट में बेच भी सकते हो, लेकिन जो स्किल है वो तो दिखाई नहीं देती और इनको तो मार्केट में आप बेच नहीं सकते। इसके अलावा जो फिजिकल कैपिटल है ऑब्वियसली अकाउंट्स में भी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यहां क्या, यहां स्किल्स में डेप्रिसिएशन, स्किल्स में डेप्रिसिएशन लग सकता है, यानी आपको पहले स्किल्स आती थी, बाद में नहीं आ रही और बाद में गायब हो गई वो स्किल, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आपने एक चीज पढ़ाई कर ली, स्किल्स आ गई, क्या पढ़ी गई पढ़ाई भूल जाओगे? हाँ, अगर रिवाइज नहीं करोगे है ना खैर, तो क्या स्किल्स यानी ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट हो सकती है? हाँ, लेकिन देखो इसके डेप्रिशिएट होने को आप रोक नहीं सकते, इसके डेप्रिशिएट होने को आप रोक सकते हो। कैसे? कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से, पढ़ाई करते रहें,
नई नई पढ़ाई करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, नहीं होगी डेप्रिशिएट तो यहां डेप्रिशिएशन कम कर सकते हो, आप रोक सकते हो। डेप्रिशिएशन कैन बी रिड्यूस, कैसे? लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कोचिंग ज्वाइन करते रहो, तो कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहो अपनी एजुकेशन के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर। तो अगर लगातार एजुकेशन हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा आपकी स्किल्स के अंदर, वरना जंग खा जाओगे, सब भूल जाओगे। खैर, इसके अलावा ये मोर मोबाइल है। यहां मोबाइल वर्ड का मतलब क्या है कि ये ट्रांसफर की जा सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये तो लेस मोबाइल है। क्या लोग, यानी लोगों के अंदर एग्जिस्ट कर रही स्किल, क्या आमतौर पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होती है या नहीं? तो हां, होती तो है, लेकिन इतना नहीं होती। यानी भाई ये जो ये गुड्स हैं, मशीन है, फर्नीचर है, ये तो डेली बेस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, इनके अंदर ज्यादा मोबिलिटी है, ज्यादा ट्रांसफरेबिलिटी है। क्या लोग भी परमानेंटली आउट ऑफ इंडिया सेटल होते हैं? नहीं तो हाँ, होते तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डेली बेस पे लोग बार बार उधर जा रहे हैं और परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, और बार बार इंडिया में आ रहे हैं और परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ये इस तरह की चीजें तो कभी कभार होने वाली चीजें हैं, कभी कभार भी क्या, आमतौर पर जिंदगी में एक या दो, या कोई कंफ्यूज पर्सन है तो शायद तीन, है ना, यही तो होगा। तो कुल मिला के 2 या 3 बार जिंदगी में होने वाली चीजें हैं, जबकि ये तो डेली बेसिस पे होती है। तो दैट्स वाई यहां पर कह रहे हैं कि ये मोर मोबाइल है, ये लेस मोबाइल है। इसको तो आप ओनर से सेपरेट कर सकते हो। कैसे? बेच दो, बेच दो। आप ओनर थे किसी मशीन के, बेच दिया, ओनरशिप आपसे सेपरेट हो गई, सामने वाले के पास चली गई। इससे थोड़ी ना सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि वो बचपन में बोलते थे वो मास्टर लोग, टीचर लोग, क्या कि हैं कि ज्ञान ज्ञान तो ऐसा है कि बांटने से बढ़ता है। आपसे अलग नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, कैन नॉट बी सेपरेटेड। आपका है, आप ही का रहेगा, देने से आपसे जाएगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा, है ना, ऐसी तो बोलते थे। खैर, इसके अलावा ये क्या है, ये थोड़ी सी टेक्निकल वाली लाइन है, पहले मैं नीचे वाली लाइन बोल देता हूं। इट कैन बी बिल्ट, यानी अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मशीन की कमी है, फर्नीचर की कमी है, गुड्स की कमी है, किसी चीजों की कमी है, क्या आप उस कमी की भरपाई कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। आपके यहां अवेलेबल नहीं है, जहां है वहां से खरीद लो। तो इट कैन बी बिल्ट थ्रू इंपोर्ट। लेकिन अगर आपके यहां पर क्वालिटी वाले लोगों की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जिनके पास में स्किल्स ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है, तो क्या वो बिल्ड की जा सकती है? क्या उनको इंपोर्ट करोगे कि बाहर से मंगाएंगे, जापान से पढ़े लिखे लोग? तो ऑब्वियसली नहीं, ये काम नहीं किया जा सकता। एक आधा पर्सन फिर भी मंगा सकते हो। यहां पर तो इकोनॉमी लेवल पर बात चल रही है, वास्ट पॉपुलेशन की, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ये कैसे कर सकती है सरकार? पहली बात तो ये कोई 1-2 दिनों का काम नहीं है, बहुत सालों का काम है। आज सरकार कोई फैसला लेगी, उस का इंपैक्ट पड़ेगा अगले 10-15 सालों तक। आगे आने वाली जनरेशन धीरे धीरे पढ़ाई में ग्रो करेगी, हेल्थ में अवेयरनेस दिखाएगी, कॉन्शियस रहेगी हेल्थ को लेकर। तो ये होता है कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन से। सरकार कॉन्शियसली अच्छी अच्छी पॉलिसीज जब बनाएगी तो वक्त के साथ में, रातों रात तो नहीं होने वाला, वक्त के साथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। खैर, अगली वाली बात, आमतौर पर ये क्या है, यानी कि फिजिकल कैपिटल क्या है? ये है कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ द ओनर एंड इट इज मेनली ए इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। यानी कि ये क्या है कि आमतौर पर अगर आपको मशीन खरीदनी है तो मशीन खरीदने के लिए आप थोड़ा सा सोचोगे, समझोगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, खरीदना सही है या नहीं है, क्या इसमें भी कोई भी सोसाइटी की बातें हैं कि हम किस समाज में रहते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं। हमें कोई भी अगर मशीन खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, मैं ये देखूंगा मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, मेरे बिजनेस में उसकी नीड है या नहीं, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो कितने दाम में आ रही है, उसकी मदद से मैं कितना फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाऊंगा। यानी ये मेनली एक कॉन्शियस डिसीजन है, और जिसमें इकोनॉमिक यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को देखता हूं, टेक्निकल फाइनेंशियल एनालिसिस करता हूं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों के अंदर स्किल जनरेट होगी या नहीं होगी, ये एक तो सोशल प्रोसेस है पार्टली, और एक कॉन्शियस डिसीजन भी है पोजेसर ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल का। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है या आपके अंदर स्किल्स हैं, तो ये किन बातों पे निर्भर करता है? 2 बातों पे निर्भर करता है। पहला, आपके ऊपर, खुद के ऊपर, कि आज से पहले बचपन से लेके अभी तक तुम लोगों ने कैसे कैसे फैसले लिए थे। हर वक्त आपके सामने 2 ही फैसले होते हैं कि या तो पढ़ाई कर लें या ना कर लें। अगर आपने फैसला किया पढ़ाई कर लें तो ये आपका फैसला था। लेकिन कई बार खाली क्या हमारे ही फैसलों के ऊपर निर्भर करता है? तो जवाब है ना। कई बार बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनके आसपास की सोशल सराउंडिंग ऐसी होती है, उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उनके आसपास की सराउंडिंग ऐसी होती है, वो पढ़ ही नहीं पाते। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से लेकर सोशल कॉन्स्टेंट तक ऐसे हो जाते हैं, वो चाहते हैं पढ़ाई करना फिर भी नहीं कर पाते। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होना सिर्फ कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, साथ ही साथ सोशल प्रोसेस भी है। कई बार चाहते हैं क्या, सोशल एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, पोस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, घर वाले भी दोनों के दोनों एजुकेटेड हैं, चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चे का कॉन्शियस डिसीजन ऐसा खतरनाक सा है, वो चाहता है मैं पढ़ूं ही ना, है ना। हाँ, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर,
क्या गुंडे बनेंगे? पैसा बर्बाद। चलो खैर, इसके अलावा ये तो काफी ज्यादा आसान सा टॉपिक है, जिसमें मैं यही कहूंगा कि इसकी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स आप अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली आपकी फिजिकल कैपिटल मशीन्स का अच्छा इस्तेमाल आप जब स्किल्स होंगी आपके एम्प्लॉइज में तभी आप कर पाओगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इवन जो भी इकोनॉमीज के अंदर, मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको इनोवेट करना, नई एबिलिटी क्रिएट करना, उनको एब्जॉर्व करने की, तो वो इसी से ही क्रिएट हो पाएगा। आपके एटीट्यूड, यानी अब ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाला एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव वाला एटीट्यूड है, तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, वो मॉडर्नाइज हो जाएगा। जो आपके सोचने का तरीका है दकियानूसी नहीं रहेगा, थोड़ा बेहतर दिशा में सोच पाएंगे हम। इसके अलावा जब सब कुछ अच्छा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, आप मेंटल लेवल से लेकर फिजिकल लेवल तक हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपके रहन सहन का तरीका बढ़ेगा, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि आमतौर पे सभी इकोनॉमिक इश्यूज का एक मेन कारण बन जाता है। इसके अलावा प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर भी मैं यही बातें बोलूंगा कि आप परसों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग अच्छे तरीके से जरूर याद कर लें। हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज की भारी कमी है, जिसकी वजह से सरकार इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती पूरी पॉपुलेशन की स्किल जनरेशन पर। जो सिस्टम भी उन लोगों ने बनाया हुआ है उसमें भारी कमियां हैं, सीरियस इनएफिशिएंसीज हैं। इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल वर्ड है ब्रेन ड्रेन, तो इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी काफी बार आ जाता है ब्रेन ड्रेन, जिसका मतलब तो यही होता है कि हाँ, इंडिया से पढ़ लिख कर लोग आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाते हैं पूरी जिंदगी। यहां पर इंडिया के अंदर पढ़ाई की, इंडिया के अंदर स्किल जनरेट की, सरकार ने सारी फैसिलिटी इस इंसान को दी, ये सोच करके आगे चलकर यही तो होगा जो बड़ा होकर इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सेदारी रखेगा, और वो चला जाता है बाहर। तो कहते हैं इसको ब्रेन ड्रेन ही है। हालांकि क्या वो इंसान की गलती है? तो ऑब्वियसली नहीं, उसकी क्या गलती। हाँ, और क्या। नहीं नहीं, ये जो ये एम्प्लॉयमेंट वाली बात है ना, ये तो मुद्दा है ही नहीं। टेक्निकली वाकई में फैक्चुअल बात बता रहा हूं, क्या हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं है, सच में बता रहा हूं मैं, नहीं है। वो न्यूज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। और पॉलिटिक्स वालों को तो भाई मजा आता है कि कोई ना कोई एक मुद्दा उन्हें चाहिए, ठीक है, तो दैट्स वाई वो भी बोलते रहते हैं। टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट है। अब भाई 12वीं में पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसके बाद में कॉलेज लेना नहीं है, चलो कॉलेज ना लें, फिर कुछ काम सीखना नहीं है, और कुछ काम सीखा है नहीं, और फिर जॉब चाहिए वो वाली, तो फिर तो मतलब है ना अनएम्प्लॉयमेंट, फिर तो रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्दा यह है कि आप जिस स्तर की, जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उस लेवल की जॉब, भाई अगर आपने कुछ भी सीख लिया है, अब अगर आपने प्लम्बिंग का काम सीख लिया है तो भाई प्लम्बर की ही जॉब ढूंढो ना, मिल जाएगी, बहुत है। सिटीज में जाओ, मुंबई में जाओ, दिल्ली के अंदर जाओ, हर जगह वैकेंसीज खुली हुई हैं। लेकिन वही वाली बात, आप ग्रेजुएशन करके बैठ गए हो, स्किल के नाम पर कुछ भी जनरेट किया नहीं हो, और मैनेजर बनना है मुझे तो नहीं हो पाएगा भाई। आज की डेट में कोई भी ढंग की अगर क्वालिफिकेशन आपने ले ली, सीए ले लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, थोड़ी ढंग की जगह से, तो मार्केट के अंदर जो भी जॉब है, खोलो तो सही एक बार जॉब पोर्टल, इतनी सारी जॉब लगी हुई है, जॉब का मेला लगा हुआ है, लिटरली बहुत जॉब है। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि जो कंपनीज हैं वो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं ढूंढती, उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए, और काम करना आपको तभी आएगा जब आप पढ़ाई थोड़ा ढंग की तरीके से करेंगे, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, चीजों को थोड़ा सा सीख लेंगे, थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, तो डन, ब्रेन ड्रेन की बात हो गई। देन उसके बाद में पॉपुलेशन का काफी ज्यादा इंक्रीज होना, ये तो सारी की सारी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज का कारण बन ही जाता है। जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है भी, उसकी प्लानिंग गवर्नमेंट इतने ज्यादा सही तरीके से कर नहीं पाती। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, ये भी एचसीएफ की एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑब्वियसली इसरो काफी सारे मिशन लॉन्च करता है, लेकिन वो ऐसे मिशन लॉन्च करता है जो यूएस जैसी कंट्री अब से 40 साल पहले लॉन्च कर चुकी थी। ऑब्वियसली हमारी अचीवमेंट है, लेकिन जब कंपैरेटिव स्टडी की बात आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। देन इसके बाद में इस चैप्टर का मेन कंटेंट शुरू होता है जो कि काफी ज्यादा आसान है। बस आपको याद करना है कि भाई आमतौर पर लोगों के अंदर स्किल जनरेट होती कैसे है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेन जो सोर्स है वो आपका एजुकेशन है, जिसको आप अच्छे तरीके से रीड जरूर कर लेंगे, याद जरूर कर लेंगे। एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक सोर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, या तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जहां हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर जो मैन पावर है, जो लोग हैं, वो अगर एजुकेट होंगे
तो उनके अंदर स्किल जनरेट होगी, और जब स्किल जनरेट होगी तभी तो एक इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो पाएगी। दूसरा हमारा जो सोर्स है वो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है। एक इकोनॉमी के अंदर जितने ज्यादा हेल्थी पर्सन होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। एक इकोनॉमी के अंदर अगर अनहेल्थी पर्सन ज्यादा हैं, सिक पर्सन हैं, तो वो आमतौर पे काम नहीं करेंगे, बेकार तरीके से करेंगे, लेस एफिशिएंट तरीके से करेंगे। तो अनहेल्थी पर्सन होने की वजह से एक इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल कम रहती है। हेल्थी पर्सन रहेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी बात। यहां सारी की सारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सरकार हेल्थ के ऊपर क्या क्या खर्चे करती है, किस उम्मीद से करती है, वगैरह वगैरह की बात। देन इसके बाद में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सरकार का उद्देश्य होता है कि जितने भी सारे के सारे एम्प्लॉइज आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, वर्किंग स्टेज में हैं, तो जॉब के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग पे भी उनके एम्प्लॉयर को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह का सेगमेंट आप लोगों ने बीएसटी के अंदर भी पढ़ा था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऐसे करके कुछ। इसके अलावा माइग्रेशन, लोग आमतौर पर एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट होते हैं किस चीज की उम्मीद में कि दूसरे एरिया के अंदर उन्हें बेहतर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां वो कुछ नया सीख पाएंगे। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में वो आते ही इसलिए हैं जिससे कि उनके अंदर नया एक्सपीरियंस, नई स्किल जनरेट हो पाए। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी एडिशनल ऐसा खर्चा किया जा रहा है जिससे कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, यानी ऑब्वियसली जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन था वो तो था आपकी फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर जो आप खर्चा करते हो, 10वीं के ऊपर, 12वीं के ऊपर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर आप कोई और खर्चा कर रहे हो इंफॉर्मेशन गेन करने पर, लाइक किसी एप्लीकेशन का, ऐप का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और वो कोई इंफॉर्मेटिव ऐप है, या किसी वेबसाइट पर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जहां पर आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है, या कोई आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हो, या गूगल पर कोई भी एक पर्टिकुलर पेड सब्सक्रिप्शन है जहां से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन हो सकती है, तो वो सब कुछ आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन भी हम क्यों गेन करना चाह रहे हैं? जिससे कि हमारी नॉलेज और ज्यादा बढ़े, स्किल और ज्यादा एनहांस हो जाए। खैर, और देन इसके बाद में कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है, जैसे कि एक ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां ह्यूमन कैपिटल कंपैरेटिवली एक छोटा कंसेप्ट होता है जो कि फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, प्रोडक्टिविटी पर, कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तभी उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, यानी हमारा जो मेन मुद्दा रहता है वो रहता है वेलफेयर पर। हमारा जो मेन टारगेट रहते हैं वो रहते हैं उस एरिया के अंदर रह रहे लोग। अगर लोग डेवलप हो जाएंगे, लोगों की स्किल बढ़ेगी, लोगों का वेलफेयर लेवल इंक्रीज होगा, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रो हो जाएंगे। यहां पर लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी हम कोई बातें नहीं करते, यहां पर हम मान के चलते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ एक माध्यम है जिसकी वजह से एक इकोनॉमी के अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहां हम इस तरह की प्रोडक्टिविटी वाली बातें कम करते हैं, जबकि वेलफेयर वाली बात, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने वाली बात ज्यादा करते हैं, जिससे कि अगर लोग हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी तो खुद पे खुद ही ग्रो हो जाती है। ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बल्कि उसका एक छोटा सा सबसेट आपका ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल एक स्मॉल टर्म है विच इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ लोगों की वेलफेयर की भी बातें करते हैं, ऐसे करके कुछ बातें हैं। देन इसके बाद में ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों ऑब्वियसली आपस में लिंकअप की जा सकती हैं। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती। और अगर स्किल्ड पर्सन है, एक एजुकेटेड पर्सन, एक हेल्थी पर्सन, आमतौर पर एक इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड और अनहेल्थी पर्सन। इसके अलावा कुछ एक शॉर्ट फॉर्म है, ये तो याद ही होगी सबको, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो याद होनी चाहिए, यूजीसी जो कि सभी यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर रखता है, एआईसीटीई जो कि सभी के सभी डिप्लोमा कोर्सेज, ओ भैया डिप्लोमा कोर्सेज, हाँ डिप्लोमा कोर्सेज अलग होते हैं ना। कल रात तो इतना ज्ञान दिया था मैंने तुम्हें, फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा मगर, है ना, पढ़ रहा था। खैर, तो यूजीसी जिसके अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, जहां डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, एआईसीटीई जिसके अंदर सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज कवर होते हैं, सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आईसीएमआर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि हेल्थ इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। जितने भी एमबीबीएस के कॉलेज हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सब के सब आईसीएमआर के अंदर ही रेगुलेट होते हैं। तो इन सभी की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त।